हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं मित द्विवेदी। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1947, 1950 या फिर 1921। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1900 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1947, 1951 या फिर 1962। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। किस क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग, सेवा, कृषि, शिक्षा। तो किससे है? कृषि से। भारत का पहला 5वां वार्षिक योजना काल कब था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1951 से 1956 यानी कि यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है। तो ये 1951 से 1956 तक लागू होता है। इसमें किसकी प्राथमिकता रहती है? इसमें कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, आय में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि, करों में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि को इसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन बोला जाता है। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको धीरे करा जाए तो या तो आप अपनी स्पीड कम कीजिए, स्पीड थोड़ी सी कम करके देखिए, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपका जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा ताकि उसके अनुसार मैं इसको आगे से मॉडिफाई कर सकूं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो किसके लिए है? कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए उपयोग। नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस स्रोत से आता है? आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क या फिर उपकर। तो किससे आता है? जीएसटी से आता है। वर्तमान में भारत सरकार को सबसे अधिक कर राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती है। इसमें सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का बजट किस वर्ष से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है? 2016, 2017, 2015 या फिर 2018। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2017। भारत सरकार ने वर्ष 2017 से केंद्रीय बजट को 1 फरवरी से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। इसके पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। यह निर्णय नीति निर्माण और बजट कार्यान्वयन में अधिक समय देने के लिए लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2012, 2014, 2016 या फिर 2018। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2014। मेक इन इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और निवेश को आकर्षित करना था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले किस योजना में नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई थी? दूसरी योजना, छठी योजना, 7वीं योजना या फिर 8वीं योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7th प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की शुरुआत भारत सरकार ने 1985 में की थी, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था। अगला देखते हैं, सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1861, 1872, 1881 या फिर 1891। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1872 में पहली बार व्यापक जनगणना 1872 में हुई थी। हालांकि यह असंगठित थी। पहली व्यवस्थित जनगणना जो है तो 1881 में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कि सीएसओ करता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सार्वजनिक वितरण पर वितरित करना। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को अनाज और आवश्यक वस्तुएं सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होती है। अगला देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल भुगतान मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? 2016 में। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान मिशन की शुरुआत 2016 में की गई थी ताकि देश में नकद रहित लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिन्होंने उन्नत किस्मों के बीजों और कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो किसने किया था? नीति आयोग ने। 2015 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सहयोगात्मक संघवाद और फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सड़क नेटवर्क से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रमुख सड़क विकास योजना है, जिसका उद्देश्य 4 प्रमुख महानगरों, जिनमें कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाना था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऊर्जा से। उदय, जिसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, राज्य बिजली वितरण कंपनी है, जिसको डिस्कॉम से बोला जाता है, कि वित्तीय स्थिति को सुधार कर ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और केंद्र और राज्य के कई करों को एकीकृत करता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि डायरेक्ट जनता नहीं देती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नियमन कौन करता है? तो कौन करता है ये? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में एफडीआई नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जबकि इसके विनियमन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः आरबीआई की होती है। यानी कि उसकी नीति कौन बनाता है? सरकार, लेकिन उसको विनियमन यानी कि उसको संचालित कौन करता है? इसको करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटे को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व यानी कि जो कि ब्याज को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल। सेल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो इस्पात उत्पादन और वितरण में कार्यरत है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। बाकी इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस, ये सभी प्राइवेट हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1950 में। राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान 1950 में प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले डी.आर. गाडगिल और प्रोफेसर B.K.R.B. राव जैसे अर्थशास्त्रियों ने निजी स्तर पर इसके प्रयास किए थे। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से की गई थी, ताकि प्रत्येक परिवार के पास बैंक खाता हो और उन्हें बैंकिंग सेवाएं मिल सके। अगला देखते हैं, भारत में बैंकिंग सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किन्होंने की थी? नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की सिफारिश की थी। इस समिति की सिफारिशों से एनपीएस की निगरानी, बैंकिंग संरचना और निजीकरण में सुधार हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म लागू हुए थे जब, तभी क्या किया गया था? नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। आगे देखते हैं, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना आयोग किस वर्ष शुरू होता है? तो कब शुरू होता है? 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास और भूखमरी से निपटना था। यह योजना हारोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा, हारोड डोमर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने मुद्रा योजना कब शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को आसान ऋण प्रदान करना। आगे देखते हैं, भारत में नौकरशाही में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो किस योजना की शुरुआत हुई थी? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है।
यह सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशासन को डिजिटल रूप में जोड़ता है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा कि डिजिटली आप गवर्नमेंट से जुड़ रही हैं। सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत करके बनाया गया था। यानी पहले कौन था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो कौन सी नीति अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति लागू करता है। इसमें क्या होता है? रेपो रेट, CRR और SLR जैसे उपकरणों का प्रयोग होता है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में शुरू हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की गारंटी रोजगार प्रदान करता है। अगला देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह कौन करता है? तो कौन करता है? CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भारत में प्रत्यक्ष करों का नियमन और संग्रह करता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CACP। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट का उद्देश्य क्या होता है? यानी रेपो रेट किस लिए बनाया जाता है? तो किस लिए होता है? बैंक ऋण को नियंत्रित करना। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। इसकी वृद्धि या कमी से बाजार में बैंक ऋण की मात्रा और ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है। यदि RBI जैसे कि रेपो रेट कम करती है तो क्या होता है? बैंक भी उसका रेट, इंटरेस्ट का रेट। क्वेश्चन नंबर 38, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना था। अगला देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कौन वसूल करता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% है, जो आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत बन चुका है। आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी की दर किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन करता है? NSO। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा GST लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना। GST, जिसका मतलब है वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर एक समान टैक्स व्यवस्था लागू करना। आगे चलते हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो किस लिए किया गया था? सरकारी परियोजनाओं की निगरानी और समाधान। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, ताकि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समस्याओं का समाधान हो सके। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और साझा दृष्टिकोण विकसित करना था। अगला देखते हैं। भारत में ग्रामीण निर्धनता की गणना मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? खर्च स्तर पर। भारत में ग्रामीण निर्धनता की गणना मुख्यतः उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आधारित है, जिसे NSSO सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? NSO करता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि देखिए एक ही क्वेश्चन को कई शिफ्टों में वहाँ पे पूछा गया है। तो कब शुरू की? कौम के वित्तीय संकट को दूर करना था। अगला देखते हैं। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में एक बार गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्षों में एक बार संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत 2080 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है, जो कि 5 साल के लिए होता है। अगला देखते हैं। FII का
पूंजी बाजारों में निवेश करती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां आदि में। आगे देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित करना। डीबीटी योजना का उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और पारदर्शिता बनी रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास को वित्त देना। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला देखते हैं, भारत में महंगाई दर की गणना मुख्य रूप से किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो किस आधार पर देखा जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में महंगाई दर मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष की थी? यानी एलपीजी रिफॉर्म। तो कब हुआ था? 1991 में। भारत में एलपीजी आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में की गई थी, जब देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई थी, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और अर्थव्यवस्था को मुक्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो कौन है? रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट का उपयोग मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है। रेपो रेट में बदलाव से बाजार में धन की उपलब्धता और ब्याज दरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? लोग ब्याज यानी लोग लोन लेना कम कर देते हैं। अगर रेपो रेट कम कर देंगे तो लोग लोन लेना ज़्यादा कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये फिर से आया, क्या था? छोटे उद्यमियों को ऋण देना। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला देखते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति M1 घटक में क्या क्या शामिल है? तो इसमें क्या क्या शामिल है? कैश, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। नगद जमा, नगद, मांग जमा और अन्य जमाएं। M1 घटक में मुद्रा के रूप में नगद, डिमांड डिपॉजिट यानी चालू खाता, अन्य बैंक जमा जैसे कि बचत खाता शामिल होते हैं। यह उच्च तरलता वाला भाग है। तो अगर आप इकोनॉमी का लेक्चर लिए होंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल पढ़ने के लिए मिली होगी। M1, M2, M3 एंड M4, यहाँ तक कि एक M0 भी होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा है? इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट व्यक्ति उसको अदा करता है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। आयकर इसका प्रमुख उदाहरण है, जबकि जीएसटी और उत्पाद शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला देखते हैं, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या में किया गया था? इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना था। आगे देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो किस पर था? कृषि और सिंचाई पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना था, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला देखते हैं, दर के आकलन के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? PLFAS। इसके बारे में देखते हैं, भारत में बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर का आकलन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा किया जाता है, जिसे NSO संचालित करता है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 यानी कि नरेगा, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा नाम दे दिया गया था, 2005 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना था। अगला देखते हैं, GDP और GNP में क्या अंतर होता है? तो GDP क्या है? घरेलू उत्पादन, और GNP क्या है? वैश्विक आय को रिप्रेजेंट करता है। GDP केवल एक देश की भौगोलिक सीमा में उपस्थित उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को दर्शाता है, जबकि GNP में विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। यानी कि GNP का मतलब क्या हुआ कि जो भी कमाई विदेशों में हो रही है उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी योजना छोटे बच्चों के पोषण के लिए चलाई जाती है? तो कौन सी है? मिड डे मील। मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में सहायक है। अगला देखते हैं, बैंकों में CRR का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि में से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से नकद के रूप में रखना पड़ता है। देखिए, CRR का जैसे मान लीजिए 3%, 4% ऐसा कुछ निर्धारित करता है RBI कि आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे RBI में जाकर ही जमा करें, वो अपने पास भी उसको रख सकते हैं, पर वो कहलाएगा RBI का ही। आगे चलते हैं,
भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में आया था। आगे देखते हैं, भारत में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई में की गई थी। यह एक वाणिज्यिक बैंक है जिसे बाद में 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में ब्याज दर को निर्धारित करने वाला केंद्रीय संस्थान कौन है? तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट और अन्य दरों को निर्धारित करती है, जो देश में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, भारत में चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? व्यापार घाटा। चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होता है। यह मुख्यतः व्यापार घाटे का परिणाम होता है। बजट में राजस्व व्यय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ब्याज का भुगतान जो होता है उसको, जो सब्सिडी दी जाती है। राजस्व व्यय वे खर्चे हैं जिनमें कोई परिसंपत्ति सृजित नहीं होती, यानी कि कोई भी पूंजी का निर्माण उसमें नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, जैसे कि ब्याज, जो वेतन दिया जाता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है, सब्सिडी जो दी जाती है, यही सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फिक्की का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिक्की क्या है? एक व्यापारिक संगठन है। तो भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत की प्रमुख व्यापारिक संस्था है जो उद्योग जगत के विकास और प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय स्थिरता से संबंधित है? तो कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, मुद्रा विनिमय दरों की निगरानी और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देने का कार्य करती है। यानी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा होती है। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति से मुख्य रूप से किस क्षेत्र में वृद्धि हुई थी? तो किसमें हुई थी? कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी। इसमें गेहूं और चावल जैसी अनाजों की कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई थी। इसका नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी मुद्रा नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यह भारतीय मुद्रा प्रणाली की वैधता को प्रदर्शित करता है। जो पहले 1 रुपये के और 2 रुपये के नोट आते थे उसमें कौन करता है? उसमें जो वित्त मंत्रालय होते हैं उसके सचिव उसमें सिग्नेचर करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी नोट होते हैं उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। आगे देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ विनोदा। तो इसका फिजिकल डेफिसिट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितना भी व्यय होता है उसमें से प्राप्तियों को क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। स्थिति है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। यह सरकार की वित्तीय स्थिति का संकेतक है, यानी कि सरकार जितना खर्च कर रही है वो ज़्यादा कर रही है और उसको जो प्राप्त पैसा आ रहा है, आमदनी हो रही है, वो कम होता है, तब क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होती है। अगला देखते हैं, भारत में नवोदय विद्यालय की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको 1986 में लाया गया था। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत इसको लाया गया था? आगे देखते हैं, बेरोजगारी दर किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? कुल श्रम शक्ति से बेरोजगारों का प्रतिशत निकाला जाता है। यानी कि बेरोजगारी दर उस प्रतिशत को दर्शाता है जिनमें कुल श्रम शक्ति यानी कि कार्य करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों में से कितने लोग कार्यरत नहीं हैं। अगला देखते हैं, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में ये शुरू किया गया था। मेक इंडिया पहल को 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और इसमें रोजगार का सृजन करना। अगला देखते हैं, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या करता है? वित्त का पोषण करता है, यानी कि इसके लिए धन मुहैया कराता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा इसमें? इनकम टैक्स है। अगला देखते हैं, भारत सरकार का बजट किस वर्ष से फरवरी में पेश किया जाने लगा? तो कब से होने लगा था? 2017 से।
2017 से पहले भारत सरकार का आम बजट आमतौर पर फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। 2017 से इसे फरवरी के पहले दिन पेश किया जाने लगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी और संबंधित आंकड़ों की गणना और प्रकाशन का यही कार्य करता है। आगे देखते हैं, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह सुधार लागू किया गया था। अगला देखते हैं, किस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाता है? तो कौन है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जीएसटी को किस वर्ष लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2017 में 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? श्रम शक्ति। काम करने के इच्छुक और सक्षम है। अगला देखते हैं, वित्तीय भारत में कब से कब तक होता है? कब से होता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। इसी आधार पर बजट और लेखांकन किया जाता है। अगला देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न दोबारा से आया हुआ है। कब हुई थी? 1935 में 1 अप्रैल। किसके अंतर्गत? आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, कौन सा संगठन संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट तैयार करता है? तो कौन करता है? कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकारी संस्थानों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी और ऑडिट करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 148 के अंदर। अगला देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स की, व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्म की। यह मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन करता है। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति से मतलब क्या होता है कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है, उसी को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो कब किया गया था? 1957 में। भारत का अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1957 में प्रकाशित किया गया था। यह सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले जारी किया गया था और देश की अर्थव्यवस्था का इसमें क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। अगला देखते हैं, नवाचार या फिर इनोवेशन को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? ठीक, कौन सी पूंजी कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल। नवाचार एक प्रकार की मानव पूंजी होती है क्योंकि यह व्यक्ति की ज्ञान, रचनात्मकता और कौशल से उत्पन्न होता है, जो कि उत्पादकता को बढ़ाता है। अगला देखते हैं, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो कितने वर्षों में होती है? हर 5 वर्षों में। यह कृषि भूमि उपयोग, स्वामित्व और संचालन संबंधी आंकड़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए किस समिति की सिफारिशें मानी जाती हैं? किस समिति को? रंगराजन समिति को यहाँ पे माना जाता है। 2014 में रंगराजन समिति ने भारत में गरीबी रेखा का पुनः निर्धारण किया और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए थे। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम वित्त आयोग। भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। इनका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना था। अगला देखते हैं, जीडीपी को स्थिर कीमतों पर मापने का क्या अर्थ होता है? तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को यहाँ पे हटाया जाता है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी मापने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को मापा जा सके, जिसमें मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि के प्रभाव को हटा दिया जाता है, यानी महंगाई को यहाँ पे हटा दिया जाता है। बेरोजगारी के किस प्रकार में व्यक्ति कार्य के लिए तत्पर रहता है लेकिन उससे काम नहीं मिल पाता? तो इसको क्या बोला जाता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब कार्य के इच्छुक व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता, वह बेरोजगार रहता है। यह शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की गई थी? तो ये दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा है? मनरेगा, जो कि 2005 में शुरू किया गया था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? कीमतों में स्थिरता और आर्थिक विकास। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को नियंत्रण करना, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। अगला देखते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फिशरीज से, यानी मत्स्य पालन। ब्लू रिवोल्यूशन भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में तीव्र विकास को यहाँ पे दर्शाता है।
इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना। अगला देखते हैं, भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? कब किया गया था? 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हो गई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और निगरानी के लिए उत्तरदायी होता था। आगे देखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस एमएसपी एक ऐसा न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कि सरकार किसको देती है? किसानों को प्रदान करती है। किस लिए? कृषि के लिए। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? कृषि। कब से कब? 1951 से लेकर 1956 तक यह चलती थी। भारत को जानो प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसको आयोजित करने वाला कौन है? भारत विकास परिषद। भारत को जानो प्रतियोगिता भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, जो छात्रों में देशभक्ति और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आगे देखते हैं, किस आर्थिक संकेतक को राष्ट्रीय आय का निकटतम अनुमान माना जाता है? तो कौन है यहाँ पे? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको एनएनपी बोला जाता है। राष्ट्रीय आय का सबसे निकटतम अनुमान शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जिसे फैक्टर लागत पर मापा जाता है। रोजगार से संबंधित योजना कौन सी है? तो कौन सी है? मनरेगा है, जो कि 100 दिनों के लिए कार्य की गारंटी प्रदान करती है। भारत में प्रत्यक्ष करों को कौन एकत्र करता है? तो कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारत में पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? तो कौन सा था? 1872। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1872 में हुई है, लेकिन पूर्ण जनगणना 1881 में होती है। लॉर्ड रियो ने क्या? विकासशील देशों की विशेषता क्या होती है? क्या होता है? अधिक कृषि निर्भरता, यानी कि जैसे डेवलपिंग कंट्री है इंडिया हो गया, तो इसकी निर्भरता किस पे है? कृषि पे अधिक होती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस संस्था को जिम्मेदार ठहराया है? तो कौन करता है? एनएसओ करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतकों की गणना करता है, या मॉस्पी के अंतर्गत कार्य करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबों के लिए जीवन बीमा प्रदान करती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को 2 लाख तक की जीवन बीमा कवरेज देती है। कितने पे? 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम यहाँ पे जमा करना पड़ता है। आगे देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवास प्राप्त करने के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अग्रणी है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है? सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र जैसे कि वित्त हो गया, बीमा हो गया, रियल इस्टेट हो गया और आईटी, भारत में एफडीआई प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। अगला देखते हैं, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का यहाँ पे उत्पादन बढ़ाया जाता था। आगे देखते हैं, भारत में जीएसटी लागू होने की तारीख क्या थी? तो कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। यह अप्रत्यक्ष करों को समेकित करता है, यानी सभी को एक साथ सम्मिलित करता है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो ये फिर से रिपीट हुआ है, कब हुई थी? 1935 में हुई थी। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्यतः कौन सा सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? सीपीआई, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को किया जाता है। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त एक समाज बनाना था। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 2014 में। 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, जबकि आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और एमआईजीए इसके सदस्य हैं। आईएमएफ क्या है? एक अलग ही। मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है? तो कौन करता है? एनएसओ करता है। ये फिर से क्वेश्चन वही रिपीट होकर के आया है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करता है? यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। आगे देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य उपकरण क्या है? प्रत्यक्ष कर, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर व्यापार नीति। तो किससे किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। लागू कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं, भारत में मानव विकास सूचकांक को किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसको कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास, और यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर आधारित होता है। भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 में हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक सामाजिक विकास को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे सामाजिक व आर्थिक संकेतकों के आधार पर सामाजिक विकास को मापता है। आगे देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह, यानी जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जगह पे इसको लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सहकारी संघवाद और नीति को सलाह देना। आगे देखते हैं, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। आगे देखते हैं, निम्न में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इनमें से कौन सी एक भारत सरकार की असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना है? कौन सी? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना 18 से 40 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जारी की जाती है। यह लागत, मांग, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। कौन सा? प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कौन सा है? जीएसटी, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखते हैं, भारत में स्टार्टअप्स के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु किस कोष की स्थापना की गई थी? किसकी की गई थी? फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई थी। बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 2017 में। 2017 से भारतीय रेलवे बजट को केंद्रीय आम बजट में मिला दिया गया था, जिससे बजट प्रक्रिया को सरल और समेकित किया जा सके। उसके पहले क्या होता था? रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता था। उधारी पर खरीदने की प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। जब उपभोक्ता उत्पाद की पूरी कीमत बाद में चुकाने का वादा करते हुए उसे प्राप्त करता है तो उसे क्रेडिट पर खरीदना कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा की निगरानी के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो कौन से? फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में ये बनाया गया था। आगे देखते हैं, किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है? कौन है? प्रधानमंत्री रहती है, और इसमें वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन की सुविधा दी जाती है। यह 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए है। आगे देखते हैं, भारत का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? मोस्पी के अंदर, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, 140 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1969 में हुआ था, जिसमें पहले क्या होता है? 14 प्रमुख निजी बैंकों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। आगे देखते हैं, विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, उनके जो भी आय होती है प्रति व्यक्ति वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 280 के तहत। भारत में किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? कौन करता है? उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। भारत सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष की जिम्मेदारी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को सौंपी है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। अगला देखते हैं, भारत में साख दर यानी कि क्रेडिट रेट को कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे दरों को निर्धारित करता है, जो कि भारत में साख की लागत को प्रभावित करती है। अगला है, भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन कौन करता है? कौन करता है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं? पीएफआरडीए बोलते हैं, जो कि भारत में पेंशन निधियों को विनियमित और प्रभावी की दर की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसको कौन करता है? एनएसओ करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए बनाई गई? कौन सी है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जो उन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका स्थानांतरण 1937 में कहाँ पे कर दिया जाता है? मुंबई में, और स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या? तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ये 149 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, जो हमने यहाँ पे सभी देख लिए हैं।